कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज जिसमें हम बात करेंगे मोहरों के बारे में, लिपियों के बारे में, बाट के बारे में, प्राचीन सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और हम देखेंगे इस सभ्यता की खोज के बारे में, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो पढ़ते हैं आगे। आज मोहर, लिपि तथा बाट। तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों में हमने देखा तो था कि वहाँ पे किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले। तो उन साक्ष्यों में एक साक्ष्य देखने को मिलता है मोहरें। अब ये मोहरें थी क्या? इन मोहरों के बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये मोहरें थी क्या? ये मोहरें जो हुआ करती थी, इन मोहरों का प्रयोग किया जाता था लंबी दूरी से संपर्क को सरल बनाने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता था। जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था तो उसको मोहर दे दी जाती थी। अब उस मोहर का वो प्रयोग करता था किसके लिए? व्यापार के लिए। नेक्स्ट आता है किसका? लिपि। लिपि की अगर बात करें तो लिपि अभी तक तो पढ़ी नहीं गई है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि इसमें हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अगर हम देखा जाए तो हमें यहाँ पर 375 से 400 के मध्य चिन्ह देखने को मिले हैं। हम जनरली करते क्या है? बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे कि बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये क्या करते थे? ये दाएं से बाएं लिखा करते थे, अर्थात हमारी राइटिंग का बिल्कुल उल्टा लिखा करते थे। इसी प्रकार ये मोहरें औजार, मर्तबनों, आभूषण आदि पर भी लिखे हुए देखने को मिलते थे। मतलब लिपि का प्रयोग हमने देखा, एक तो पढ़ी नहीं गई, ये चिन्ह देखने को मिले, ये दाएं से बाएं देखने को मिली, और इन लिपियों का इन औजारों पर, मर्तबानों पर, आभूषण पर भी इसका प्रयोग किया जाता था। अगला हम देखते हैं किसकी बात करते हैं? बाट की। अब ये बाट क्या हुआ करते थे? बाट आप जानते हो कि वेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता था। बाट को लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है ये किसका बना होता था, तो आपको ध्यान रखने हैं चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इन पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता था, लेकिन ये आकार में घनाकार होते थे। इसके अलावा लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो मानदंड का जो द्वाधारी हुआ करता था, 1 2 4 6 8, इस तरह से इसका क्या होता था? आगे बढ़ाया जाता था। 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस तरह से इसको ये 12,800 तक जाया जाता था। और यहाँ पे दशमलव प्रणाली को भी माना करते थे। इसकी अगर हम बात करें इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो आभूषण और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। आप जानते हो कि वेटिंग का यूज किस लिए किया जाएगा भैया? तोलने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे प्राचीन सत्ता की बात आती है। उस समय पर प्राचीन सत्ता क्या थी? प्राचीन सत्ता की बात करें तो पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है, जिसमें इसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस स्थान से कोई भी भव्य वस्तु प्राप्त नहीं होती। हम इसे प्रसाद मतलब राजप्रसाद तो कह देते हैं, मतलब भव्य भवन तो कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी भव्य वस्तु हमें देखने को नहीं मिलती। एक पत्थर की मूर्ति की प्राप्ति हुई है यहाँ से, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, शॉल से ओढ़ा हुआ है उसने, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब भी कोई वस्तु या फिर हमें पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है तो उसमें हमें डिबेट देखने को मिलती है। कुछ उसके फेवर में होते हैं तो कुछ उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि मत देखने को मिला है। मत क्या देखने को मिला है? कुछ लोगों का मानना है यहाँ पे कोई शासक नहीं था और सभी समान रूप से एक साथ रहकर यहाँ पे शासन किया करते थे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं और उनका मानना कुछ और था। जो दूसरे पुरातत्व है वो कहते थे कोई एक शासक नहीं बल्कि यहाँ के कई शासक थे। यह एक ही राज्य था, क्योंकि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों का आकार आदि में समानताएं देखने को मिलती थी। यह संभव नहीं लगता कि पूरे समुदाय द्वारा एक साथ जटिल निर्णय लिया जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि भैया ये संभव नहीं है कि अगर सभी शासक हैं तो भैया सभी एक साथ ही क्या करते थे? निर्णय लिया करते थे या नहीं। लेकिन अब हमें जब इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, हमने इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इस सभ्यता के अंत की जब हम चर्चा करते हैं, हमें पता चलता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चौलिस्तान में अधिकांश विकसित हड़प्पाई क्षेत्रों को त्याग दिया गया था तथा गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में नई बस्तियां बसने लगी थी, जिसमें उन नई नई बस्तियां बढ़ने लगी। इसी वजह से अब यहाँ पर उत्तर हड़प्पा के क्षेत्रों में 1900 ईसा पूर्व के बाद चुने हुए कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक सांस्कृतिक बदलाव आए कि भैया अब देखने मिला, अब परिवर्तन आने लगा, अब काम न चल पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आवास निर्माण की तकनीकों में कमी आने लगी कि भैया जब लोग क्या करने लगे,
अब क्षेत्र त्याग जाने की बात आएगी, अभी हम देखेंगे। अब भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, तो परिस्थितियाँ जब भी बदलेंगी तो हम इतना बड़ा भवन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब इतने बड़े भवन का निर्माण नहीं कर पाएंगे तो फिर एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत दिया जाता है। जब हम घर नहीं बनाएंगे क्योंकि साधन नहीं है, तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, अपने पुराने तकनीकों का प्रयोग करेंगे। इसके चलते हुए अब उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। उत्तर हड़प्पा क्यों कहा गया? पहले हमने ऑलरेडी आपको बताया गया था कि एक क्या था, एक हड़प्पा था। फिर हमने देखा आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है, फिर हमने उसको परवर्ती हड़प्पा कहा गया कि जब वहाँ पे विकास हुआ। अब ये सभ्यता अंत की तरफ बढ़ी, अंत की तरफ बढ़ी, तो जितनी सुविधाएं पहले थी अब उतनी सुविधाएं नहीं रही, और इसी वजह से अब यहाँ पे जब सुविधाओं में कमी आने लगी, जीवन शैली अब ग्रामीण, अभी तक तो ये शहरों की तरफ इंगित करती थी, अब एक ग्रामीण संस्कृति जीवन शैली की तरफ इंगित कर रही है। तो इसको अब हम नाम देंगे क्या, उत्तर हड़प्पा। क्या नाम दिया गया इसको, उत्तर हड़प्पा। उसको हमने पहले कहा था, जो विकसित हड़प्पा था उसको परवर्ती कहा गया था, तो अब इसका थोड़ा सा उल्टा हो गया और इसको कहा गया क्या, अनुवर्ती। क्या नाम दे दिया गया इसको, अनुवर्ती। अनुवर्ती के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ यही कारण नहीं थे कि भैया अब यहाँ पे साधन नहीं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, जैसे जलवायु परिवर्तन। माना जाता है जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा, वनों की कटाई, कि अब संसाधनों की आवश्यकता बढ़ी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तो अब धीरे धीरे वनों की कटाई भी की जाने लगी। वनों की कटाई हुई तो क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, अब यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं सामने देखने को मिली। लेकिन कहीं कहीं पर तो बाढ़ आ रही है और कहीं कहीं पर नदियों का सूख जाना, ये भी देखने को मिला। इसी प्रकार से भूमि का अत्यधिक उपयोग करना, ये भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण थे जिनके कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत हमने देखा कि किस प्रकार से हुआ, जिसमें हमें कहा जाता है इसका कोई एक कारण नहीं था बल्कि इसके अनेक कारण थे। उन अनेक कारण के बाद हमने ये तो देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन अब ये भी तो देखें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, क्योंकि इसकी खोज के पीछे भी अपनी ही एक अलग कहानी है। इसकी खोज की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, एक व्यक्ति थे जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है कि जैसा सोचो वैसा ना निकले। तो सेम ये किसके साथ हुआ, कनिंघम के साथ हुआ। कनिंघम के साथ ये जो भ्रम हुआ, उस भ्रम को देखते हैं कि इनके साथ ये भ्रम क्या हुआ। भारत की अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जितने भी आपको जो पुराने अवशेषों को जो खोजा जाता है, उसको खोज करने वाला एक क्या है, एक संस्था है जिसको कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके प्रथम क्या थे, जनरल डायरेक्टर थे जिनका नाम था कनिंघम। ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या करा, उत्खनन शुरू किया, मतलब खोज करना शुरू हुआ। ये लिखित स्रोतों का अधिक प्रयोग करना पसंद किया करते थे। इनकी अधिक रुचि लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के आरंभिक इतिहास में थी। तो ध्यान रखना, भारत के इतिहास में इनकी रुचि तो थी, लेकिन समय ध्यान रखना 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व। शुरुआती वस्तुओं की जो पहचान के लिए इन्होंने 4 से 7वीं शताब्दी के मध्य आए चीनी बौद्धिक तीर्थ यात्रियों के वृत्तांत का प्रयोग करा दे। 19वीं शताब्दी में कभी कभी तो हड़प्पाई पुरावस्तुएं कनिंघम तक पहुंची, परंतु उसके बाद सही काल को समझ नहीं पाए। इसी प्रकार जो काल का जो सही काल था वो नहीं समझ पाए और उन्होंने किसी और की वस्तुओं को किसी और के समय का समझकर उनके माइंड में क्या हो गया, भ्रम क्रिएट हो गया, भूल हो गई। इसी तरह से एक अंग्रेज ने उसे हड़प्पाई मोहर तो दी, परंतु वह उसका सही काल गणना नहीं कर पाए और सही काल गणना करने में वो असफल रहे। इसका मानना ये था कि इनका मानना ये देखने को मिला कि इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी सभ्यता से हुई है, तो ये सारी की सारी वस्तुएं किस सभ्यता की हैं, गंगा घाटी की। लेकिन थी कौन सी घाटी की है, सिंधु घाटी की। तो ध्यान रखना, कनिंघम को से भ्रम इतना सा हुआ, जो वस्तुएं मिली उन्होंने इसको गंगा घाटी का समझ लिया, लेकिन वास्तव में ये वस्तुएं कहाँ की थी, सिंधु घाटी की। तो इसी को कहा जाता है कनिंघम का भ्रम। लेकिन इस समय पर एक नवीन प्राचीन सभ्यता देखने को मिली, जिसमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हड़प्पा की अगर बात करें तो मोहरें किसको प्राप्त हुई थी, दयाराम साहनी 1921 और मोहिंजोदड़ो से प्राप्त मोहरें 1922 में खोज निकाली गई और अनुमान लगाया गया है कि ये दोनों एक ही पुरातात्विक संस्कृति का भाग है। तो ये वस्तुएं जितनी भी खोजी गई है ना, ये एक ही संस्कृति का भाग है, कोई अलग अलग भाग नहीं है। तो मतलब दोनों की अगर बात करें तो ये व्यवस्थाएं
दोनों ही मोहरें एक ही संस्कृति का है, अलग अलग का नहीं है। और 1924 में जब ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने विश्व के आगे सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि भारत से एक ऐसी सभ्यता की खोज हुई है कि जो कि अभी तक नहीं देखने को मिली थी, और माना जाता है ये क्या है, एक प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। और जॉन मार्शल ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। और बाद में SN राव उन्होंने लिखा द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में उन्होंने बताया कि मार्शल ने जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा भारत को। तो कहा जाता है जॉन मार्शल की बात आती है। जॉन मार्शल के काम की अगर बात करें तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। पहले क्या हुआ करता था, पेशेवर पुरातत्व जिन्हें भारत में कार्य दिया गया, इनके समय पर अब स्किल्ड आर्कोलॉजिस्ट लाए गए। दूसरा, यूनान और क्रीट का अनुभव जो इनको था उसका इन्होंने यहाँ पर भारतीय आर्कोलॉजी के अंदर इसका प्रयोग किया। इनकी भी भारतीय इतिहास में दिलचस्पी देखने को मिली। इसके अलावा ये क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या करा, डीप में नहीं करा, इन्होंने लेयर वाइज क्या करा, डिस्कवर करना चालू करा। अब लेकिन जब आती है तो यहाँ पे नई तकनीकी क्या थी, तो नई तकनीकें तथा प्रश्न देखने को मिले, जिसमें 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर बने। अब 1944 में कौन बना, REM व्हीलर। ये पूछ लिया था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। व्हीलर ने क्षैतिज इकाइयों के आधार के बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुकरण करना अधिक आवश्यक समझा। इन्होंने सेना का, ब्रिगेडियर का जो इनका अनुभव था उसका यहाँ पर इन्होंने प्रयोग करा। इसी तरह से अगर हम बाकी की बात करें तो उन्होंने अपना यूनान और क्रीट का अनुभव जॉन मार्शल ने प्रयोग करा, लेकिन जो REM व्हीलर थे इन्होंने अपने सेना के ब्रिगेडियर का यहाँ पे अनुभव प्रयोग में लाए। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या यहाँ पर क्या देखने को मिली। तो पुरातत्वविदों का मानना यह था कि जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पे दो तरह से धार्मिक महत्व को देखने को मिला है। सबसे पहला यहाँ पे क्या किया जाता था, मातृ देवी की संज्ञा दी गई। यहाँ पे आभूषणों से लदी हुई नारी जिसके शीर्ष पर विस्तृत प्रस्थान था, तो उसी को यहाँ पे मातृ देवी, जिसका यहाँ पे पूजा की जाती थी। दूसरा, हमने अभी बात करी थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ कटे हुए हैं, ठीक है, शॉल ओढ़ी हुई है, तो उसको क्या नाम दिया गया, पुरोहित राजा। क्या नाम दिया गया, पुरोहित राजा। तो पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्ति एक पुरोहित राजा को देखने को मिलता है। पुरोहित राजा की बात करें तो पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी हुई मूर्ति एक मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाया गया है। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल से प्राप्त वेदियों भी देखने को मिली है, जहाँ पे माना जाता है कि किसी प्रकार का हवन किया जाता होगा। लेकिन अब यहाँ पे आती है मोहरें। अब मोहरें क्या थी, मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण देखने को मिले हैं, जिसके आधार पर ये तो पता चलता है कि भाई ये प्राकृतिक पूजा का संकेत है कि किस तरह से प्रकृति की पूजा किया करते थे। उसके अलावा यहाँ पे आद्य शिव का कॉन्सेप्ट देखने मिला है कि मतलब यहाँ पे एक मुद्रा देखने को मिली है जिसमें आद्य शिव मतलब हिंदू धर्म के प्रमुख देवता देखने को मिले हैं, और ये एक पालथी मारकर एक योगी की मुद्रा में जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे शोकाकार वस्तुएं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आद्य शिव को ऋग्वेद में रुद्र नामक एक देवता से उल्लेखित किया गया है, कि माना जाता है कि इसको वेदों के अंदर आद्य शिव को रुद्र नाम दिया गया। इसके अलावा शिव के विपरीत ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी दिखाया गया, तथा शिव व रुद्र में कोई मेल नहीं खाता। कुछ का मानना है कि भैया ये तो शिव का ही रुद्र नामक दिखाया गया देवता का उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ का मानना है भैया ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जिसके आधार पर ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसको आप पढ़ें, अच्छे से करें, एग्जाम पर्पज़ के लिए प्रिपरेशन करें, और ये आपको सरल और नोट्स के रूप में था। ठीक है, आगे के चैप्टर्स आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।